तो नमस्कार मैम, मैं हूँ रेडियो मयूर से आरजे रजत और आपका बहुत ही ज़्यादा इस्तकबाल करता हूँ अपने इस बहुत ही ख़ास शो के सीरीज़ में जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी एक बार फिर से कोरोना का जब दूसरा लहर आया, तो स्थिति जो थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी और इस बार मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा हताहत हुए, लोग ज़्यादा इसके चपेट में भी आए। मैम आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे आपसे आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, किस तरीके से आपने अपने आप को कोरोना में एस्टेब्लिश करा, किस तरीके से क्योंकि कोरोना जो था वो बहुत लोगों से संपर्क जो था वो फिज़िकली तोड़ दिया था हम लोगों का। तो इन सब टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने इस बहुत ही खास प्रोग्राम हम होंगे कामयाब के अगले सीरीज़ में। तो स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रजत और जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप कोरोना काल में एकदम स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सबसे पहले मैम आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और लगातार दर्शकों से जुड़ रही हूँ। जी। ओके। तो मैम कोरोना काल में आपको कितनी दिक्कतें आई? क्योंकि आप एक सिंगर हैं और सिंगर के लिए ऑडियंस जो है वो बहुत मायने रखता है। ऑडियंस का होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको इन सब प्रॉब्लम को झेलना पड़ा मैम? देखिए शुरुआत से जब कोरोना का कहर था और जब लॉकडाउन हुआ तो धीरे-धीरे बहुत सारे चैनल्स जो थे, ऑनलाइन मीडिया चैनल जो थे, पोर्टल थे, वो गीत माँगने लगे कोरोना पर जागरूक करना है, तो उसके लिए गीत भेजें। तो मैंने 1-2 गाने रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैं थोड़ा-सा होता है ना कि एकदम से चूँकि फिजिकल जो मिलाप होता था, जो लोग एक-दूसरे से मिलते रहते थे, जुलते रहते थे, वो बिल्कुल बंद हो गया था। अब जो भी था हमारे सामने फ़ोन था, फ़ोन के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से हम लोगों से टच में रह सकते हैं। मैंने सोचा कि जब हम अपने फैमिली मेंबर्स को वीडियो कॉल के ज़रिए, ऑडियो कॉल के ज़रिए महसूस कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं भी सोशल मीडिया पर लाइव आऊँ और अपने दर्शकों से जुड़ूँ। इसी आइडिया को लेकर मैंने जुड़ना शुरू किया और लगातार अभी तक चूँकि मैंने अपने दर्शकों से वादा किया था कि जब तक कोरोना हमारे बीच से बिल्कुल नहीं चला जाता, हमारी ज़िंदगी सही रूप से पटरी पर नहीं आ जाती, तब तक मैं 2 दिन 4 दिन गैप करके आप सभी से जुड़ती रहूँगी और ढेर सारे लोकगीत इसलिए कि मैं तो लोक गायिका हूँ, लोकगीतों के लिए जानी जाती हूँ। कहीं न कहीं लोगों के दिल को टच करता है। जैसे ही कोई लोकगीत का धुन हमारे कान में सुनाई देता है, सीधे हमारे गाँव की याद आती है। एक बड़ा ही सुंदर ये कह सकते हैं कि एक माध्यम था कि लोक गीतों से लोगों को जोड़ा जाए और वही मैंने पूरे लॉकडाउन में किया। बहुत ही शानदार काम कर रही हैं आप और मैं भी अक्सर आपके लाइव स्टेशन में जाता हूँ, आपके गीतों को देखता हूँ, जो बिल्कुल अलग होता है। शुक्रिया, आजकल के शुक्रिया। क्योंकि अभी जो भोजपुरी को लेके लोगों के अंदर जो नैरेटिव है, वो कुछ अलग है। लोग अगर भोजपुरी का नाम सुनते हैं, तो लोग समझते हैं नहीं ये थोड़ा अलग हो गया और लोग इससे कतराते हैं। लेकिन आपके जब भोजपुरी गीतों को मैंने सुना, तो मुझे लगा ये अपने मम्मी के, अपने पापा के, अपने फैमिली के, अपने दोस्तों के, सबके साथ बैठ के आदमी सुन भी सकता है, एन्जॉय भी कर सकता है और एंटरटेन भी हो सकता है। तो मैम मेरा सवाल यही है कि आपने ये क्यों चुना? इसमें आपको धीरे-धीरे ख्याति प्राप्त होगी और उसमें शायद आप बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती। अ, जी, आपने कहा कि इसमें धीरे-धीरे सफलता मिलेगी और उसमें बहुत जल्दी हुँ, पॉपुलर हो जाते हैं। हुँ, तो कोई भी अच्छा काम हम करते हैं तो ये तो हम सोच कर चलते हैं कि हमें सफलता देरी से मिलेगी, लोग हमें एक्सेप्ट देरी से करेंगे। लेकिन जब सफलता मिलेगी तो वह टिकेगी भी और हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, हमारा कोई नेगेटिव बोलने वाला नहीं होगा। भले लोग या तो लोग लोकगीत नहीं सुनते हैं या फिर जो सुनते हैं वो हमारे प्रशंसक हैं। डेफिनिट कोई ये कहने वाला नहीं है अब के समय में कि लोकगीत क्यों गा रही क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपने देखा रजत एक बार हम लोग और नोटिस किया हम लोगों ने इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं लोक कलाकार हूँ आपने देखा होगा लॉकडाउन में जो लोग स्टूडियो में गाते हैं स्टेज परफॉर्मर हैं या जो अश्लील द्व्यर्थी और बनावटी बहुत सारे गीतों को गाते हैं उनका एक भी गाना सोशल मीडिया पर नहीं चला और उन्होंने कोई भी एक गाना सोशल मीडिया पर नहीं दिया यहाँ तक कि आकर के अपने प्रशंसकों के लिए भी कुछ नहीं कहा कि आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क पहनिए, जागरूकता नहीं की।
और जितने भी लोक कलाकार थे, इस लॉकडाउन में बहुत सारे कलाकार उभरे हैं, बहुत सारे अच्छे गीत गाने वाले सामने आए हैं। तो मेरा शुरू से माध्यम था, चूंकि मेरे फैमिली में सब लोग पढ़े लिखे और सबका ये था कि भोजपुरी की तरफ मुझे नहीं जाने देना है, ऐसा बिल्कुल। फैमिली मेंबर का प्रेशर था। क्योंकि वो समझ रहे थे कि भोजपुरी का, चूंकि पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी के बाद देवी जी थी और उनके बाद कोई ऐसा, भरत शर्मा जी उससे पहले थे, उसके बाद कोई ऐसा लोक कलाकार नहीं आया जो लोक के थाती को संभाल सके। बीच में ऐसे ऐसे गायक आए, ऐसे ऐसे कलाकार आए जिसने भोजपुरी को सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया, सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी की छवि खराब की। उस समय मेरे मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आखिर ये जो माहौल है उसमें लोक संगीत कैसे स्थापित करें, हमें सुनेगा कौन? क्योंकि लोग बचपन में जब मैं गाती थी लोकगीत तो लोग यही कहते थे कि क्या कजरी गा रही हो, क्या झूमर गा रही हो, क्या चैता गा रही हो, होरी गा रही हो। अरे ये सब तुम घर में सुनते आए हैं, गाना है तो कुछ नया गाओ, हम्म। कुछ मॉडर्न गाओ, कुछ लेटेस्ट गाओ, कुछ ऐसा गाओ जो हम अपने घर में नहीं सुनते हैं। पर मेरा शुरू से प्रण था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग इसी वजह से मुझे जानेंगे, इसी वजह से पहचानेंगे। और मैंने लोक गीतों को डिजिटली लाना शुरू किया, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। आज जैसा वातावरण बना हुआ है, आप देख रहे हैं यूथ, आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि है, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि डेफिनेटली। यूथ लोक गीतों के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि लोकगीत में झूमने वाले गीत नहीं है, नाचने वाले गीत नहीं है, सब कुछ है, बस लाने वाले की कमी है। अच्छे गीत सुनने वाले की कमी नहीं है, सुनाने वाले की कमी है। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात कही आपने और आपने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। डेफिनेटली मैं उन्हीं लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ इस अपने सीरीज में जिन लोगों ने अपने लोक कला को प्रमोट करा है। ना कि उन लोगों का ले रहा हूँ जिन्होंने बदनाम किया है, जिन्होंने भोजपुरी को और भोजपुरी गीतों को ऐसे एक गाली के शब्द में लाके खड़ा कर दिया है अभी अगर बाकी जगहों पे देखा जाए तो। मैं बिल्कुल उनसे बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूँ, जो अपने भोजपुरी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आगे मार्ग जो है वो प्रशस्त कर रहे हैं। मैम आपने अपने लोकगीत के बारे में बात किया, मैं चाहता हूँ कुछ पहले एक लोकगीत हो जाए, आपकी आवाज़ को सुन लूँ क्योंकि जब सिंगर जुड़ते हैं ना तो ऐसा मन करता है कि नहीं भाई कुछ सुना जाए। और जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं वो भी चाहते होंगे कि आप कुछ गाएँ, मैम कुछ हो जाए लोकगीत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चुनिंदा गीतों को यहाँ पर रख सकूं। पारंपरिक गीत की बात हुई है तो आइए एक गीत आपको सुनाती हूँ। हुँ, अरे ले ले अइहा बालम, बजरिया से चुनरी, हाय हाय! ले ले अइहा ए बलमू, बजरिया से चुनरी। अरे ना त तरसा देब हमहू देखा देब, ना त तरसा देब अरे हमहू देखा देब, से जरिया पे अंगुरी अरे वाह! ले ले अइहा ए बलमू, बजरिया से चुनरी, ले ले अइहा बालम, बजरिया से चुनरी। अरे चम चम चमके सितारा चारू ओरिया, देख के लजा जइहे चांद के अंजोरिया। चम चम चमके सितारा चारू ओरिया, देख के लजा जइहे चांद के अंजोरिया। लुकाई जइहे जोनिया मर के केहुनिया, लुका जइहे जोनिया मर के केहुनिया, आकाशवा से बदरी ले ले अइहा ए बलमू,
बजरिया से चुनरी ले ले आइहा बालम, बजरिया से चुनरी। ओहो, क्या कहने, बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा अद्भुत। और मैं यही बोल रहा था, इतनी प्यारी वॉइस है आपकी, इतनी मजेदार वॉइस है कि इसे सुनने के बाद मुझे नहीं लगता किसी का दिल भरेगा, किसी का मन भरेगा। और ऊपर से ऐसे गाने, वाकई बहुत खूबसूरत गाने होते थे हमारे यहाँ। और आपके इस गाने को सुनने के बाद मेरे मन में एक स्वतः सवाल जो है वो उत्पन्न हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इतनी अच्छी वॉइस है, आप बहुत ही शानदार तरीके से गाती हैं। तो आपने लोकगीत का जो है, लोकगीत में ही आगे जाना क्यों सोचा? आप हिंदी गाने भी गा सकती थी, और इसमें पैसे भी बहुत है और पॉपुलैरिटी भी बहुत है, तो ऐसा क्यों नहीं ट्राई किया आपने? देखिए रजत, मेरा बचपन जो है वो गांव में बीता हुआ है। हमारे यहाँ का माहौल जो था, तो ऐसा था कि पहले तो लड़कियों को संगीत के क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए। हुँ। गांव का माहौल आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, गांव में जब नाटक होता था ना, तो नाटक का पात्र परिचय करना, जब कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता था, तो जो अतिथि आते थे उनका स्वागत गान करना, ये इन सब चीजों को मैं करते करते आगे बढ़ी। रहा सवाल हिंदी सिंगिंग का, तो मैंने क्लासिकल सीखा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जहां सब लोग जा रहे हैं, मुझे वहां नहीं जाना था। जिस धारा में सब काम कर रहे हैं, मुझे उस धारा में काम नहीं करना था। और एक अलग लगाव था लोक गीतों से। जब मैं गाती थी, मैं क्लासिकल गाती थी, तब मैं छोटी थी, तो एक राधा एक मीरा गुनगुनाती थी। अच्छा लगता था लोगों को, क्योंकि ये हिंदी गीत हुआ करता था। लेकिन ना, मैं कहती थी कि एक भोजपुरी वाला गाना मेरा सुन लीजिए ना, बड़ा अच्छा लगेगा। ये जो अटैचमेंट है ना अपने लोकगीत से, इसने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने लोक गीतों को लेकर के आगे बढ़ूं। और अभी कई सारे ऐसे ऑफर्स भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, और फ्यूचर में बॉलीवुड से आता है तो देखा जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई मन नहीं है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जाऊं या किसी कंपनी के माध्यम से गाऊं, क्योंकि कंपनी का प्रेशर होता है, वो अपने हिसाब से गीतों को लिखवाएंगे। ठीक है, उसमें गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, द्व्यर्थी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन वीडियो वो अपने हिसाब से बनाएंगे। म्यूजिक पर वॉइस पे काम, मिक्सिंग वो अपने हिसाब से करेंगे। ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं जो हूँ वही लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मुझे ऑटो ट्यून, मुझे वो उन सब दुनिया में नहीं गाना है। मैं जो ओरिजिनल हूँ वही मैं लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने गीतों को ला रही हूँ। आपकी ओरिजिनल वॉइस जो है वो इतनी शानदार है कि मुझे नहीं लगता इस पे कोई ऑटो ट्यून की जो है वो ज़रूरत है, और वो पड़ेगी। लेकिन मैम, इन फ्यूचर अगर आपको सही में भोजपुरी इंडस्ट्री से एज़ अ स्टार कास्ट, एज़ अ हीरोइन काम करने को मिले मौका, तो आप करेंगे कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। जैसा अभी भोजपुरी की स्थिति है, उन सब क्षेत्रों में चूंकि मैं जीरो हूँ, मुझे बिल्कुल अभिनय करना वगैरह नहीं आता। मंच परफॉर्मेंस करती हूँ, सिंगर हूँ मैं। कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, कोई अभिनय मुझे करने नहीं आता, वो 0% है मेरा। सिंगिंग के माध्यम से भी अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना होगा, तो मेरा दो ही सवाल रहता है। एक होता है कि लिरिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा होता है कि लिरिक्स पे जो फिल्मांकन किया जाएगा वो बहुत शानदार होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वो जिस स्तर का भी परोसा जा रहा है उस स्तर का नहीं होना चाहिए। इसीलिए कई सारे फिल्म में गाने का ऑफर आए, कई सारे नाम भी मैं बता सकती हूँ, डायरेक्टर्स का भी नाम बता सकती हूँ। अभी एक फिल्म है भोजपुरी में, तोता मैना करके एक फिल्म बन रहा है। उस फिल्म में 6 के 6 गाने मुझे गाने को मिले थे, पर ओहो! मैंने उस फिल्म में सिर्फ एक ही गाना गाया था। एक ही गाना गाया है, वो रिलीज होगा तो आएगा। संतोषी माँ के ऊपर वो गाना था, क्योंकि मुझे आइटम सॉन्ग गाना नहीं था उसका, जो कि गाने लायक था नहीं। मैं अपने जो मैंने जो बनाया है लोगों के दिल में अपनी छवि, उस छवि को मैं कभी बिगड़ने नहीं दे सकती। ये बहुत शानदार बात है। ये बहुत गज़ब की बात है कि एक लोक गायिका होने के साथ-साथ आप, मतलब ये कहा जाएगा कि एक बहुत बड़ा त्याग भी है, जहाँ पे आपको जल्दी फ़ेम मिल जाता, जल्दी नाम मिल जाता, बहुत सारे पैसे भी कमा सकती थीं आप। उस वक़्त आपने सिर्फ़ देखिए लोक गायन और कला को चुना। जी मैम। देखिए, 2 चीज़ है। मैं नहीं मानती हूँ कि लोक कलाकार को कम पैसे मिलते हैं या लोक कलाकार। आजकल की तो ऐसी दुनिया है कि आप अपने अनुसार जो डिमांड कीजिए, अगर वो डिमांड फुलफिल होता है तो प्रोग्राम करने जाएँगे, अदरवाइज़ नहीं जाएँगे। हर कलाकार के साथ अपना-अपना।
ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे वो तो इतना लेती हैं, आप इतना लेती हैं, ऐसा अब नहीं रह गया। अब लोग अपने हिसाब से अपने कला को मतलब दे रहे हैं वैल्यू। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा कम है, सम्मान कम है। सफलता जरूर देरी से मिलेगी। मैं हमेशा कह रही हूँ कि अच्छे चीजों को पसंद करने वाले लोग कम होते हैं। बिल्कुल। तो सफलता थोड़ी देरी से मिलेगी। अभी तो जो मिल रही है लगातार, 1 साल में 9 लाख लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो बधाई। अब इसी से समझ में आता है कि लोग कितना लोकगीत को पसंद करते हैं, कितना सुनना चाहते हैं। तो डेफिनेट सफलता देरी से मिलेगी, लेकिन बड़ा शानदार मिलती है और बहुत टिकती है। बहुत टिकती है, और आपको बिल्कुल वो सफलता के उस तख्त पे हम लोग पहुँचना देखना भी चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे भोजपुरी का नेतृत्व कर रही हैं, भोजपुरी को शानदार तरीके से लोगों तक पहुँचा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा अगला सवाल है कि सासाराम जिले से, कि एक गाँव से हम्म। आई हुई लड़की उसके आज 9 लाख फॉलोवर हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कैसे ये चमत्कार हुआ? देखिए, फॉलोअर्स, लाइक, कमेंट, इन सब चीजों को मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि लोगों के दिल में कितना जगह बना पाते हैं हम, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। लोग कितना मुझे सुन पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर भी देखा जाता है कि आपके कितने फॉलोअर्स है। फॉलोअर्स से डिसाइड किया जाता है कि आप कितने बड़े स्टार हैं। तो मैंने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। सिंपली मैंने गाने डालना शुरू किया। मैं कोई स्टूडियो का गीत नहीं डालती हूँ। शायद साल भर में कोई 1 या 2 मेरा स्टूडियो का रिकॉर्डिंग गाना आता है। बाकी मैं गुनगुनाती हूँ और गुनगुना करके अपने सोशल मीडिया पर डालती हूँ। लोग, बहुत साधारण सा वीडियो होता है, बिना कोई ताम-झाम का होता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। अभी लगातार मैं देख रही हूँ कि 2-3 गाने मेरे वायरल में चल रहे हैं। तो लोग इसलिए पसंद पसंद करते हैं कि बहुत सिंपलिसिटी है, घर में रहकर कोई वॉइस इफेक्ट नहीं, कोई फिल्टर नहीं, जो है वो सामने है। और लोगों ने पसंद किया और 1 साल में इतना सारा प्यार दिया लोगों ने कि लगातार अभी मैं गीतों को डालती हूँ, लोग हाथों-हाथ लेते हैं। मैम, यूट्यूब पे जब मैं आपको सर्च कर रहा था इस इंटरव्यू से पहले, आपसे बातचीत से पहले, तो मैंने आपका एक वो अंगुरी में कटले बिया नगीनिया, ये सॉन्ग मैंने सुना। अंगूरी में डसले दिया। डसले जी। बिया ऐसे कुछ था। वो बहुत शानदार लगा मुझे, और इसके बारे में, इस गाने को एक बार हम आपसे फिर सुनना चाहेंगे, और इसके बारे में आप हमें कुछ बताएँ। महेंद्र मिश्र जी की रचना है। महेंद्र मिश्र जी को पूर्वी रसा कहा जाता है। उन्होंने पूर्वी विधा पर बहुत काम किया है। और ये जो गीत है वो पूर्वी का ही भाग है, पूर्वी ही है। अलग-अलग कलाकार अलग-अलग फ्लेवर में इसे गाते हैं, अलग-अलग अंदाज में गाते हैं। इस गाने के पीछे ये बताना है कि जब इस गीत की रचना हुई, आजकल तो लोग शादी करते हैं तो एक साथ रहते हैं, घर में रहते हैं, अलग-अलग रहने का कोई वैसा चलन नहीं होता। हुँ, पहले जब शादियां होती थी तो पति जो है वो दलान में सोते थे, पत्नी घर में सोती थी, सास ससुर, मतलब सॉरी ससुर नहीं, गोतनी या ननद के साथ। तो जो वो पति होते थे वो रात्रि के दूसरे या तीसरे प्रहर में आते थे, पत्नी से मिलते थे और फिर वो चौथे प्रहर में निकल जाते थे। तो एक नई नई शादी हुई है और नायिका चाहती है कि मेरे पति मेरे से मिलने आए, अब बहाना क्या बनाए। हाँ, तो अपने ननद से वो कहती है, भाव है, क्या भाव है वो आप समझ सकते हैं। पर्दे में रहकर सब कुछ बहुत ही साहित्यिक तरीके से दर्शाया गया है। और अपने ननद से कहती है, अरे अंगूरी में डसले बिया नगीनिया रे, ए नंदी हाँ, दिया ना जराई दा। अंगूरी में डसले बिया नगीनिया रे, ए नंदी दिया ना जराई दा। दिया ना जरा दा अपना, अरे भैया के बोलाई दा। दिया ना जरा दा अपना, अरे भैया के बोलाई दा। अब पोरे पोरे उठेला, पोरे पोरे उठेला लहरिया रे, ए नंदी दिया ना जराई दा। अंगूरी में डसले बिया नगीनिया रे, ए नंदी
दिया ना जराइदा। वाह! बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा और मुझे लगता है कि ये जो महेंद्र मिश्र का एक ये लोकगीत है और महेंद्र मिश्र सबसे मज़े की बात कि वो हमारे छपरा जिले के ही थे, यहीं के थे जी, जी, और जी। उसको एक बार फिर से वापस लेके आना क्योंकि ये कहीं न कहीं ये हिस्ट्री हो चुका था, इतिहास हो चुका था कि चलो यार महेंद्र मिश्र ने जो गाया वो गाया, अब तो हम गाएँगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है? और फिर उसके बाद जो आई भोजपुरी में एक तरीके का बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। वो काफ़ी मतलब अलग था, अजीब था और जितने भी भोजपुरी भाषी हैं, उनके लिए एक तरीके से कहा जाए तो वो गाली का काम करे हैं, जिस तरीके के गाने गाए हैं। ख़ैर इन सब बातों पे हम बात ना करते हुए, हम ये जानना चाहते हैं मैम बिल्कुल, बिल्कुल। कि सासाराम में आपका जन्म हुआ और फिर आपकी जो शादी है, वो पटना में हुई। हुँ। तो आपको मतलब ये जो सासाराम से पटना का सफ़र हुआ, तो इसमें आप एक लड़की थीं। और इधर जब आप आईं तो एक हाउसवाइफ़ हो गईं। आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई, आपके ऊपर जो है लोड भी बढ़ा होगा, तो फिर कैसे मैनेज किया सिंगिंग को? देखिए सासाराम करागर में मेरे फैमिली रहते हैं, पापा जी जमशेदपुर में रहते हैं। अ, गाँव का एकदम था मेरा माहौल, बचपन भी बीता, लेकिन मेरी संगीत की जो शिक्षा हुई वो प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में हुई। उसके बाद मैं जमशेदपुर चली आई। सिंगिंग चलता ही रहा जैसे-जैसे मैं जाती थी। फिर मैं सासाराम आई छुट्टियों में रहने के लिए, दादाजी की संगत में रहती थी हमेशा, वही मुझे मार्गदर्शन करते थे। उसके बाद शादी के लिए चूँकि हर घर में लड़की की शादी के लिए देखा जाता है, मेरे घर में भी देखा जाने लगा। और सबसे अलग बात है मेरे साथ कि जैसे होता है ना कि अभी अधिक रिश्ता आ रहे हैं, फिर बाद में एक समय हो जाने के बाद अधिक रिश्ता नहीं आएँगे और मेरे हाँ, पिताजी डरे भी हुए थे। डरे इसलिए हुए थे कि जो पहले रिलेटिव्स थे वो कहते थे, जो गाँव वाले थे वो कहते थे कि लड़कियों को संगीत में नहीं भेजना चाहिए, संगीत में भेजने के बाद अच्छे घर से रिश्ता जुड़ना बड़ा मुश्किल हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। पर मेरा संगीत तो बिल्कुल अलग था, मेरा संगीत तो एलिट क्लास के लोग सुनते हैं, पढ़े-लिखे समाज सुनता है। तो ये तो जी, मुझे पूरा था कि अ, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोक गीतों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरे सिंगिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जैसे मेरे रिश्ते की बात हुई, उस समय मेरी उम्र 21 ईयर्स थी। ओके। बहुत अर्ली। आजकल तो मतलब 28-30 वर्ष से पहले तो शादी के बारे में सोचते भी नहीं है, हुँ, बट मेरी उम्र थी। तो फिर घरवाले ने कहा कि रिश्ता अच्छा है, अगर मतलब चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं। और जब मैं मिली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन लगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। हमारी जब शादी हुई मैं ससुराल में आई तो सबकी ज़िम्मेदारी जैसे होती है, मुझे भी धीरे-धीरे ज़िम्मेदारी मिलने लगी। लेकिन एक ख़ास बात जो मेरे साथ थी कि मुझे मायके से भी ज़्यादा सपोर्ट मेरे ससुराल में मिलता है। यहाँ लोग इस बात का बखूबी ख़्याल रखते हैं कि मेरा सिंगिंग, मेरा इंटरव्यू या मेरा कोई भी कार्यक्रम है वो डिस्टर्ब ना हो। काम को लेकर बिल्कुल नहीं है, काम को लेकर कोई प्रेशर नहीं है, भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत पढ़े-लिखे, समझदार हैं, समझते हैं मेरे करियर को, मेरे सिंगिंग को समझते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सभी लोग सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ हस्बैंड, यहाँ तक कि सास-ससुर, ननद जितने भी रिलेटिव्स हैं, सभी लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं, सभी लोग हमेशा सुनते हैं और सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा मैम, आपके मन में कभी ये ख़्याल नहीं आया कि छोड़ो यार लोकगीत एक डॉक्टर बन जाते हैं या फिर इंजीनियर बन जाते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे लेते हैं। ऐसा कुछ आपके मन में आया था या नहीं? या फिर आपने बस एकदम धुन के पक्के हो गए थे कि नहीं अब तो मुझे इसी में जाना है? अ, देखिए पढ़ने-लिखने में मैं बहुत अच्छी थी और जब मैं मैट्रिक का जब मैं प्रयाग संगीत समिति में पढ़ाई कर रही थी संगीत की, तो मेरे पिताजी ने बोला था कि मैट्रिक का एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद संगीत के बारे में सोचेंगे और उन्होंने ये भी फैसला सुनाया था घर में कि अगर 75% अबव मार्क्स नहीं आया, तो संगीत से नाता रिश्ता खत्म कर देंगे। ओह! और मतलब ताज्जुब की बात है, मेरी स्कूल फ्रेंड्स भी बताएँगे आपको कभी मतलब मैं अगस्त में आई थी करघर में, करघर गर्ल्स स्कूल में मेरा पढ़ाई हुआ है, मैट्रिक हुआ है। मैं अगस्त में आई थी और मैंने इतना मेहनत किया, मेरी मम्मी दोनों आँखों पे पट्टियाँ देती थी, इतना मैं पढ़ती थी, क्योंकि ओह समय माय हमारे गॉड! पास था नहीं। फिर बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट तो नहीं था, लेकिन 78 पॉइंट समथिंग परसेंट मेरा रिज़ल्ट था मैट्रिक में। पिताजी बहुत खुश भी हुए कि बहुत मेहनत किया। पर पापा की हमेशा इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूँ, ओह! जॉब करूँ। अगर म्यूज़िक में भी आऊँ, तो मैं म्यूज़िक में टीचर का जॉब करूँ।
जो ओके। कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था। मेरा हमेशा से था कि मैं प्रोग्राम करूँगी, स्टेज परफॉर्मेंस करूँगी और जो भी होगा इसी माध्यम से होगा, जो भी अचीवमेंट होगा यहीं से मिलेगा। तो एक अलग था और फिर सबका सपोर्ट मिलते गया और फिर मैं धीरे-धीरे करके आगे बढ़ती गई। उसके बाद हस्बैंड का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला कि आज इस मुकाम पे मैं हूँ, यहाँ पर हूँ। क्या कह रहे हैं, मतलब बहुत सारी बधाइयाँ आपको, आप उस मुकाम पे हैं और अभी मैं बहुत आपको शुक्रिया। बहुत अलग मुकाम पे भी देख रहा हूँ कि आप उस बिल्कुल, मुकाम पे बिल्कुल, बिल्कुल। होंगी। अभी बहुत बाकी है, हाँ, अभी बहुत बिल्कुल, बाकी है। बिल्कुल बाकी है और वो सफ़र भी तय करना है। हालाँकि कोरोना का प्रभाव पड़ा, लगा कि आपको अगर ये कोरोना नहीं होता तो शायद अभी कुछ और हो गया होता। कोरोना का प्रभाव कलाकारों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा है। देखिए कार्यक्रम बंद हो गए और ऐसे कलाकार हम तो फिर भी अच्छे घर परिवार से बिलॉन्ग करते हैं तो बहुत परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो लोग कलाकार या जो कलाकार मैं कलाकार की बात करती हूँ, किसी क्षेत्र या विशेष भाषा की बात नहीं कर रही हूँ। और हर तरह के कलाकार चाहे वो सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, किसी भी तरह की कलाकारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल दौर क्योंकि कलाकार स्वाभिमानी होते हैं, वो कभी बिल्कुल, सरकार से या जनता से माँगेंगे नहीं, कभी खोल कर नहीं माँग सकते, वो भूखे मर जाएँगे और उन्होंने माँगा भी नहीं। कहीं किसी माध्यम से टीवी पर या ऑनलाइन पर आपने नहीं देखा कि उन्होंने माँगा है, कभी किसी की ऐसी स्थिति आ गई हो तो अलग बात है। कलाकारों के लिए बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत सारे मैंने सुना है कि बहुत सारे कलाकार अब ठेले पे सब्जी बेचने लगे, क्योंकि घर कैसे चलेगा? फैमिली है, डेफ़िनेट परिवार है, घर कैसे चलेगा? तो इसमें तो सरकार को कम से कम कुछ करना चाहिए, राज्य सरकार को करना चाहिए क्योंकि वही लोग कलाकार जो अपनी भाषा को, मर्यादा को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं, लगातार कार्यक्रम देते हैं, गीतों को प्रमोट करते हैं। तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि कम से कम इस लॉकडाउन में कलाकारों पर ध्यान दिया जाए क्योंकि कलाकार देश के आईना होते हैं। धरोहर भी होते हैं। अभी जो जी, अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव था, मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहती हूँ, ये पॉलिटिकल कुछ भी चर्चाएँ नहीं हो रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव था 2020 में शायद। हुँ, उस समय बहुत ज़्यादा रैलियाँ करनी नहीं थी चूँकि कोरोना का माहौल था। आपने देखा होगा एक एक बिल्कुल होता है ना, एक ट्रेंडिंग आ गया था कि कलाकारों को गीतों के माध्यम से अलग-अलग पार्टियाँ अपना चुनाव प्रचार कराती थी। सोशल मीडिया पर उनके गाने रिकॉर्ड करके लॉन्च करती थी। कोई-कोई ऐसी भी पार्टी है, कोई-कोई क्या 90% ऐसी पार्टियाँ थी जो जिसमें उन्होंने कलाकार का नाम भी नहीं देते थे, कि किसने गाया है। क्या पेमेंट मिलता होगा इन सब की बात मैं नहीं कहूँगी यहाँ पर, लेकिन कलाकार का प्रयोग किया गया, बट कलाकार के लिए कुछ नहीं किया गया। इस पूरे जो चुनाव है, चुनाव के बाद भी आप जो स्थितियाँ देख रहे हैं, अभी मैंने सुना कि अभी कला संस्कृति का कोई विभाग से आया है कि कोई वीडियो डालिए तो 1500 रुपए आपके अकाउंट में आएँगे, सिंगल वीडियो, सोलो वीडियो पर। और अगर आपका मतलब वो ग्रुप के साथ होता है तो शायद 5000 मुझे बहुत आइडिया नहीं इस बारे में 5,000 रुपए आएँगे। क्या होगा इससे? एक बार वीडियो डालेंगे 1500 रुपए आएगा, इससे क्या होगा? कम से कम कुछ कलाकारों को चुनकर महीने के हिसाब से उनको कुछ न कुछ सहयोग सरकार को करना चाहिए, ताकि वो अपना जेब का पालन कर सकें। बिल्कुल मैम, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि भूख सबको लगती है जी, और कहीं न कहीं जब हम उस समाज के लिए कुछ कर रहे हों और समाज के लिए सोच रहे हों, तो समाज को और सरकार को हमारे बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। तो हमारी भी बिल्कुल। ये सरकार से अपील होगी कि हम कलाकारों पे, जितने भी कलाकार हैं, उन लोगों पे ध्यान दिया जाए और इसका बिल्कुल ख़्याल रखा जाए कि ये कोविड काल बाकी लोग के लिए तो सभी के लिए, सभी लोग जो थे इससे परेशान तो थे ही, लेकिन कलाकारों की अगर बात की जाए, तो लोगों को लगता है कि कलाकार जो होते हैं वो संपन्न ही होते हैं, ठीक-ठाक ही होते हैं। तो ना कोई उनको मदद देने जाता है और आज जैसा कि आपने बताया कि कलाकार जो भी कलाकार हों, वो स्वाभिमानी बहुत होते हैं। किसी कभी वो झुकते नहीं हैं, कभी वो माँगते नहीं हैं। तो बिल्कुल इनके ऊपर पहले से ये ध्यान रखा जाए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कोविड काल है, अब ये दूसरा लहर जो है ये भी जा चुका है, खत्म होने के कगार पे है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम आप क्या आश्वासन मैसेज देना चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक, ऑडियंस या लिसनर हमें सुन रहे हैं इस वक़्त? देखिए मेरे तरफ से मैसेज यही होगा अभी बिल्कुल नई-नई रचना है और रचना के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगी। डेफ़िनेटली। अभी इन सभी रचनाओं को टीवी पर जाना बाकी है, पहली बार यहाँ पर शेयर कर रही हूँ।
अरे वाह। हालांकि पूरी तरह से लिरिक्स याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ओके। अरे कोरोना से बचाई वैक्सीनेशन, आहा, भैया बहिनी ध्यान से सुनी। क्या कहना। एह कोरोना से बचाई वैक्सीनेशन, भैया बहिनी ध्यान से सुनी। अरे कोवैक्सीन कोविशील्ड कौनो लगवाई जी, आहा, कोवैक्सीन कोविशील्ड कौनो लगवाई जी। अरे अपन जिंदगानी यह कोरोना से बचाई जी, क्या कहना। अपन जिंदगानी यह कोरोना से बचाई जी। अरे होई करे से दूर राउर टेंशन, आय हाय। अरे भैया बहिनी ध्यान से सुनी। एह कोरोना से बचाई वैक्सीनेशन, भैया बहिनी ध्यान से सुनी। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही औसम। और मैंने बोला ना, आपकी एक वॉइस में जो वो खनक है, वो बहुत अलग है। आपको इसकी तारीफ मिली है या फिर मैं पहला बंदा हूँ जो कर रहा हूँ? नहीं, पहले बहुत मिलती है, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, और तारीफ मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम करिए और उस काम को लोग पसंद करते हैं, सराहते हैं, तो एक अलग ऊर्जा मिलती है। मैं भी और आपका फिर बहुत हम बड़ा फैन हूँ, क्योंकि आपके गानों को मैंने सुना है। और शुक्रिया। अक्सर जो आपके गाने होते हैं हमारे लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, तो इस वजह से भी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और ऊपर आज जो मैंने आपके बारे में जाना कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे जो आप कर सकती थी, लेकिन फिर भी आपने लोक गायन को ही चुना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि आप एक गृहिणी हैं और गृहिणी के साथ-साथ ये सब काम कर रही हैं, और उसके बाद आप कहा जाए तो बिहार को प्रेज़ेंट भी कर रही हैं एक अच्छे मायने में। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो फ़ेवरेट सिंगर है वो कौन है? आप किसे पसंद करते अ, जी, मेरे मेरे जो पसंदीदा कलाकार हैं, हिंदी में और गज़ल के दुनिया में अगर मैं कहूँ तो गुलाम अली जी हैं? गुलाम अली। को मैं बहुत सुनती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है, तो मैं उनको सुनती हूँ, और भोजपुरी में आदरणीय भरत शर्मा जी, उनके गीत मुझे अरे! बहुत पसंद आते हैं, बहुत पसंद आते हैं। ओह! क्या कह रहे हैं। ये हम होंगे कामयाब का ये एपिसोड है मैम, जिसमें आपने हमसे बहुत ही ख़ास बातचीत की, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। चलते-चलते बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी रजत, जी, इस कड़ी चलते-चलते में कोई मुझे मैसेज, शामिल बिल्कुल। करने के लिए। हुँ। मैसेज के तौर पे कुछ कहना चाहेंगे आप? अ जी, मैसेज के तौर पर कहना चाहूँगी, लोगों से अपील करूँगी और निवेदन करूँगी कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद कोरोना हमारे बीच से चला गया है। हमने वैक्सीन लिया है, कोरोना ने वैक्सीन नहीं लिया है। डेफ़िनेटली। हाँ, तो अभी भी हमें जब भी बाहर निकलें हम, तो एक तो बहुत ज़रूरी हो, बहुत आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलें। दूसरे मुँह पे मास्क ज़रूर लगाएँ, डबल लेयर मास्क लगा सकते हैं। सैनिटाइज़ करते रहें हाथों को। जब तक कोरोना हमारे बीच से पूरी तरह से नहीं चला जाता, तब तक हम लोग को जागरूक रहना पड़ेगा। तो सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, परिवार को समझिए। थैंक यू मैम, इस थैंक यू, मैसेज के बहुत-बहुत साथ से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका भी। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।